हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। तो आज है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। डेली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे आज के करंट अफेयर के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले रोजाना की तरह हम लोग एक दिन पुराना करंट अफेयर रिवाइज करते हैं 1 मिनट में, फिर आज की तरफ बढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि गगन नारंग को पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। जनरेटिव एआई इनोवेशन इंडेक्स में भारत 5वें पर है, चाइना पहले पर है। गॉड ऑफ ऑनर से अभी पीएम मोदी को रसिया में सम्मानित किया गया है। इसके अलावा टाटा पावर ने अभी उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर टाटा पावर के संग नाम का अभियान शुरू किया है। 13 जुलाई को नई दिल्ली में ग्लोबल स्टार्टअप समिट का 7वां संस्करण शुरू हो रहा है। 2024 एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब ध्रुव सितवाला ने जीता है पंकज आडवाणी को हराकर। यूपी सरकार ने हाथरस भगदड़ के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव करेंगे। अभी हाल ही में रोशनी नादर मल्होत्रा, जो कि HCL कंपनी की चेयरपर्सन है, इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। लाइफ स्टाइल फॉर सस्टेनेबिलिटी अभियान का शुभारंभ द्रौपदी मुर्मू जी ने किया, राष्ट्रपति जी ने। होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है रिवीजन। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले इसकी क्विज और पीडीएफ अगर आपको चाहिए बिल्कुल फ्री में आपको दी जाती है रोजाना, आप एमजेटी ऐप पर प्राप्त कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों वर्ल्ड पॉपुलेशन डे प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। दुनिया भर में बढ़ती जनसंख्या के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आज के टाइम में बात करूं तो 8 अरब से ज्यादा दुनिया की जनसंख्या हो गई है, 8 बिलियन से ज्यादा। अभी 1987 में 1987 में पहली बार दुनिया की आबादी 5 अरब पहुंची थी। अब देखो 1987 से अगर आप अभी का देखो 2024 तक का, तो कितना हुआ? मोटा मोटा आपका 40 साल के आसपास में हुआ, लगभग 39-40 साल हुआ। तो जितना शुरू से आज तक दुनिया की आबादी हुई थी 5 अरब, और आगे के लगभग 38-40 सालों में 3 अरब आबादी बढ़ गई। तो देख रहे हो कितनी तेजी से ये आबादी बढ़ती जा रही है। और इसमें भी सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत है। भारत की आबादी 144 करोड़ को पार कर चुकी है। तो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश इंडिया है, फिर चाइना है सेकंड पोजीशन पर। चाइना की आबादी उतना ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन तेजी से और ज्यादा ग्रो हो रही है, और ये एक चिंताजनक बात भी है। फिलहाल 11 जुलाई को ये जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा शुरू किया गया था, और 1990 को पहला जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया गया। और इसके पीछे कारण यही था कि 11 जुलाई को 1987 को 5 अरब आबादी दुनिया की पार हो गई थी। इसी वजह से 11 जुलाई का दिन चुना गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी हाल ही में ये घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने। यहाँ पर आप देख सकते हो ओबीसी गर्ल्स, SEBC, ईडब्ल्यूएस, इन सब प्रकार की लड़कियों के लिए फ्री में हायर एजुकेशन किया जाएगा। ठीक है ना, ओबीसी कर लीजिएगा इसे। तो फ्री में हायर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, किसके द्वारा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, और वो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई हुई है, उसके तहत शिक्षा दी जाएगी, जो उसमें हायर एजुकेशन में मुफ्त शिक्षा होगी महाराष्ट्र के ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के और अदर बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी की लड़कियों के लिए। क्लियर? तो और इसमें SEBC भी हैं, यानी कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की लड़कियां भी होंगी। इनको ट्यूशन और परीक्षा शुल्क भी इनकी माफ की जाएगी। इस पर सरकार खर्च करेगी 906 करोड़ रुपए, जो 2024-25 के शैक्षणिक वर्ष से शुरू हो जाएगा। अभी महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं, तो लगातार अब योजनाएं यहाँ पर चर्चे में रहेंगी, लगातार क्वेश्चंस यहाँ पर आपके आते रहेंगे। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को के द्वारा कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैं एक प्रैक्टिस सेट देख रहा था, तो उसमें पूछा गया था कि बताइए यूनेस्को के पूरी दुनिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो यहाँ पर देखिए वो भी अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, अभी यूनेस्को ने हाल फिलहाल में 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व को नामित किया है, मतलब अपनी लिस्ट में शामिल किया है, उसको आइडेंटिफाई किया है। ये 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व जो है 11 देशों में है। कौन कौन देश हैं इसमें? तो इसमें जैसे कोलंबिया, डोमिनिकन गणराज्य, इटाली,
इटली, मंगोलिया, नीदरलैंड, फिलीपींस, कोरिया गणराज्य, स्लोवेनिया, स्पेन, ये सभी है। इसमें पहली बार ऐसा हुआ है जब बेल्जियम के, गाम्बिया के, इन दोनों के बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है पहली बार। ठीक है, तो अब टोटल दुनिया भर के 136 देशों में 759 यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व साइट हो गई। ध्यान रहे 759 साइट। ठीक है, यूनेस्को ये बायोस्फीयर रिजर्व वाला है, एक हेरिटेज साइट भी जारी करता है, हेरिटेज साइट, ठीक है ना, विरासत स्थल जिसे कहते हैं, उसमें भारत के 42 हैं, ये भी ध्यान रखना। यूनेस्को आया है, यूनेस्को के बारे में जाने। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1945 में, पेरिस में हेडक्वार्टर, आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष। क्लियर, पेरिस में और किसका किसका हेडक्वार्टर है, FATF का हेडक्वार्टर है, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है, यानी कि IAEA। अगला, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य बना? तो ये बन गया है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान राज्य जो होगा ये सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य होगा। ये 10 वर्षों के लिए सेफ्टी प्लान अपना निर्धारित कर रहा है, और ये इसलिए किया जा रहा है जिससे इनका टारगेट है कि रोड एक्सीडेंट को ये 50% तक कम कर दें। कब तक? 2030 तक। तो इसके लिए सरकार एक पॉलिसी लाई हुई है, सड़क सुरक्षा कार्य योजना, और अगले 10 वर्षों में ये 3 चरणों में काम करने वाले हैं, जिसके तहत ये यातायात के नियमों को पूरी तरीके से रटा डालेंगे वहाँ के नागरिकों के दिमाग में, जिससे वो बेहतरीन तरीके से यातायात नियमों का पालन करें। साथ ही साथ रोड सेफ्टी को लेकर के क्या क्या नए इनिशिएटिव, क्या कुछ किया जा सकता है, वो सब किए जाएंगे इसके तहत, जिससे यातायात दुर्घटनाएं 50% तक कम हो सके। क्लियर। आज देखो राज्यों वाला पेज नहीं लगाया गया है रिवीजन के लिए, क्योंकि आज वैसे भी वीडियो लेट हो चुकी है, और कल जो है फिर आपको राज्यों वाला पेज लगा करके रिवीजन कराया जाएगा। टीम इंडिया का नया मुख्य कोच किसे बनाया गया? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय टीम इंडिया के क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बन गए हैं गौतम गंभीर। गौतम गंभीर राहुल द्रविड़ जी की जगह लेंगे। राहुल द्रविड़ का ये कार्यकाल अभी समाप्त हुआ है T20 वर्ल्ड कप जिताने के बाद। T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप देखा आपने कि जीता इंडिया ICC का, और इसमें राहुल द्रविड़ कोच थे। तो राहुल द्रविड़ का कोच का जो कार्यकाल था वो इस टाइम तक ही था, तो अब ये इनका पूरा हो गया है, और इसके बाद ये दोबारा से बनने के लिए कोच मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखाए हैं। इसी वजह से BCCI ने आगे के ऑप्शन पर तलाशना शुरू किया, और ऐसे में गौतम गंभीर को नया कोच चुना गया है। गौतम गंभीर आप जानते हो लीजेंड खिलाड़ी रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने IPL में KKR की टीम को भी जिताया है। ये KKR टीम की फ्रेंचाइजी के ये कोच थे, और इन्होंने उसको IPL भी अभी जिताया है। तो ऐसे में ये टीम इंडिया के नए मुख्य कोच बन रहे हैं। अब देखना होगा कि कितने ICC ट्रॉफी इंडिया को जिताते हैं, और उम्मीद किया जा सकता है, हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा इनकी कोचिंग में। तो अशोक मल्होत्रा, जतिन परांजपे और सुलक्षणा नाइक, इन 3 लोगों की कमेटी ने, सलाहकार समिति ने, एडवाइजरी कमेटी जो होती है, उसने गौतम गंभीर को सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाने के लिए सिफारिश की है। अच्छा, सीनियर टीम कोच ये है। जूनियर वाले के कौन है? जूनियर वाले के हैं VVS लक्ष्मण। ठीक है ना, VVS लक्ष्मण। जब राहुल द्रविड़ को बनाया गया था टीम इंडिया का मुख्य कोच, तो राहुल द्रविड़ इससे पहले अंडर 19 वाले के थे कोच, तो वहां से जब ये प्रमोट हुए मेन वाले में, तो VVS लक्ष्मण को अंडर 19 का बना दिया गया। अच्छा, एक और बात, अभी दोस्तों जब ट्रॉफी जीत करके आए इंडियन टीम, तो BCCI ने 125 करोड़ रुपए की धनराशि की भी घोषणा की है। ठीक है ना, तो जितने भी स्टाफ हैं, क्रिकेटर्स हैं, कोच हैं, सबको दिए जाएंगे इसी 125 करोड़ रुपए की धनराशि में से। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस पुलिस फोर्स ने श्रीनगर में ग्रो विद ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया? तो अभी हाल ही में BSF ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया है। इसमें इसने मदद ली है SBI की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और BSF ये दोनों मिल करके, और स्टूडेंट्स के साथ, जो स्कूली स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मिल करके ये एक ग्रो विद द ट्रीज प्लांटेशन प्रोग्राम किए। इसके तहत प्लांटेशन किया गया, वृक्षारोपण किया गया। ठीक है, तो उद्देश्य है हरियाली वातावरण बनाना और वृक्षारोपण के महत्व को बढ़ावा देना। BSF की बात करें तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। महानिदेशक है नितिन अग्रवाल जी। इसका मोटो पूछा जाता है, मोटो याद रखना, जीवन पर्यंत कर्तव्य। अच्छा, मोटो से याद आया, DRDO का मोटो भी पूछा जाता है। आप कमेंट करके मुझे बताइए DRDO का मोटो क्या है। मोटो मतलब
आदर्श वाक्य। अगला, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के कितने सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया? तो 16वें वित्त आयोग की अभी हाल ही में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का, एडवाइजरी कमीशन का, फाइनेंस कमीशन में ये एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया गया है। 16वां फाइनेंस कमीशन दोस्तों ये स्थापित हो चुका है, ये मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं। 16वें वित्त आयोग का गठन तो कर दिया गया है, लेकिन ये लागू कब से होगा? 2026 से। क्यों? क्योंकि अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है और 2026 तक वो चलेगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इनका भी नाम आपको कई बार रटवाया हुआ है मैंने, अरविंद पनगड़िया। याद रखना, जरूर पूछा जाएगा। अरविंद पनगड़िया नाम सुना सुना लग रहा होगा, बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि ये नीति आयोग के पूर्व रह चुके हैं उपाध्यक्ष, ठीक है ना। तो याद रखना, अरविंद पनगड़िया जी का नाम, इनको 16वें वित्त आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अच्छा, अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। यहां पर क्या हुआ है? पूनम गुप्ता, सोनम गुप्ता था ना वो नोट वाला, हाँ ये पूनम गुप्ता है। पूनम गुप्ता जो है ये 5 मेंबर की एडवाइजरी काउंसिल की होंगी अध्यक्ष। अगला, तो यहाँ पर ये पूरा आप वित्त आयोग जान लिए। वित्त आयोग करता क्या है? वित्त आयोग दोस्तों ये राजकोषीय जो हस्तांतरण होता है ना, कि मतलब कि राजकोष से पैसा कहाँ जा रहा है, किसको जा रहा है, कितना खर्च हो रहा है, इन सब मामलों पर ये लोग चर्चा पर चर्चा करते हैं, तलाश करते हैं, ट्रैक करते हैं, ठीक है। अगला, वित्त आयोग का काम यही होता है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में किसको टीम इंडिया का नया प्रायोजक नियुक्त किया गया? तो पेरिस ओलंपिक 2024, अभी कल ही हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि अब देखो इससे नए नए क्वेश्चंस बनेंगे, स्पॉन्सर्स वगैरह बाकी चीजें पे, और देखो अगले ही दिन स्पॉन्सर का क्वेश्चन आ गया। तो पेरिस ओलंपिक का नया मुख्य स्पॉन्सर कौन होगा? अडानी ग्रुप, ठीक है ना। तो अडानी ग्रुप जो है ये पेरिस ओलंपिक को स्पॉन्सर करेगा टीम इंडिया को, और टीम इंडिया इनके स्पॉन्सरशिप में जाएगी वहां पर खेलने। जुलाई में और अगस्त में खेला जाना है फ्रांस में ओलंपिक, ठीक है। और पेरिस ओलंपिक के बारे में बहुत सारी चीजें आपको बताई गई है। मैंने आपको कल एक सजेशन दिया था कि आप ओलंपिक आने वाला है तो ओलंपिक पर एक पेज बना लीजिए और उस पेज में पूरा ओलंपिक की डिटेल्स लिखना शुरू कीजिए, और क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके लिए। फिलहाल अडानी ग्रुप की बात करें तो ये टीम इंडिया को प्रायोजित तो करेंगे ही, मतलब कि स्पॉन्सर करेंगे ही, साथ ही साथ इस एथलीटों का समर्थन करने के लिए देश का गीत एट ओलंपिक नाम की कैंपेन भी ये शुरू करवाएंगे। पेरिस ओलंपिक की कुछ और इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, देख लीजिए। जैसे 26 जुलाई से शुरू होगा, 11 अगस्त तक चलेगा। 24 जुलाई या 26 जुलाई दोनों कह सकते हो आप। पेरिस फ्रांस में हो रहा है। 32 खेल इस बार खेले जाएंगे और इस बार 33वां संस्करण होगा, इसको भी ध्यान रख लेना। 3x 3i, ठीक है ना, मतलब रोमन अंक में से 33 कहते हैं, 33 कहते हैं, लेकिन जिनको नहीं याद हो रहा हो तो उनके लिए ट्रिक ये है, 3 बार x 3 बार i, ऐसे 2 याद कर लेना, आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि ये भी ऐसे भी करके ऑप्शन में दे देता है कभी कभी, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। गेम्स वाइड ओपन इस बार का आदर्श वाक्य है, यानी कि मोटो है। और दूसरा मैंने आपको बताया सेफ्टी मिशन कौन नियुक्त किया गया है? गगन नारंग। पीवी सिंधु को और अचंता शरत कमल को, इन दोनों को फ्लैग बेरर नियुक्त किया गया है। नीरज चोपड़ा जो है एथलेटिक्स वाले टीम का हेड लीड करेंगे, उनकी अगुवाई करेंगे। अगला ओलंपिक कहाँ होगा? 2028 में होगा। कहाँ? लॉस एंजल्स अमेरिका में। उसके बाद वाला 2032 में होगा ब्रिस्बेन में। 2036 वाला इंडिया लगा हुआ है, हो सकता है इंडिया में हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और रूस के बीच कब तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने पर सहमति जताई गई? तो इंडिया और रसिया का द्विपक्षीय व्यापार जो है $100 बिलियन तक पहुंचने वाला है। कब तक पहुंचेगा? ये 2030 तक पहुंचेगा, ये टारगेट बनाया गया है। अब आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको एक डेटा देना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट आपको बताई थी कि भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन बना? लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एक बार फिर से बन गया चाइना, बताया था मैंने। तो इसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि कितना भारत का और चाइना का व्यापार होता है? $118.4 बिलियन, यानी ऑलरेडी भारत और चाइना के बीच में $100 बिलियन से ज्यादा हो रहा है ट्रेड। यहां पर आप एक कंपैरिजन के लिए जानो कि अब भारत रूस से भी $100 बिलियन तक व्यापार पहुंचना चाहता है, वो भी कब तक? 2030 तक। अच्छा, सेकंड पर मैंने बताया था कि अमेरिका के साथ भारत ट्रेड करता है। अमेरिका के साथ भी $118 बिलियन ही करता है ट्रेड, बस 0.4 यानी कि दशमलव समझ लो कि 40 जो है बिलियन डॉलर ज्यादा है। तो यहाँ पर $118 बिलियन अमेरिका से हम लोग ट्रेड करते हैं, $118.4 बिलियन हम लोग चाइना से ट्रेड करते हैं। यहाँ पर रूस पहुंच जाएगा 2030 तक $100 बिलियन पार। तो हमारा
बन जाएगा, हो सकता है तीसरा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो फिलहाल 2030 तक ये होगा। अभी पीएम मोदी जी रसिया के विजिट पर थे, रसिया के बाद वो ऑस्ट्रिया गए हैं। इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा अच्छे से, क्योंकि रसिया में उनको वहाँ का लार्जेस्ट सम्मान भी मिला है। तो उस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे अलग से क्वेश्चन लेकर, क्योंकि वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये 22वां भारत और रूस का सम्मेलन था और इस पर हम लोगों ने कल चर्चा की थी। देखो हर एक क्वेश्चन कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो सब मैं तोड़ करके आपको बताऊंगा। आपको बस रेगुलर रहना है, वीडियो में रेगुलर रहोगे अगर तो आपको हर एक क्वेश्चन कवर करा दिया जाएगा। कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं करंट अफेयर का, किसी भी एग्जाम में आप क्यों ना बैठ जाओ। भारत और रूस कई चीजों पर काम करेंगे। गैर टैरिफ बाधाओं को खत्म करना हुआ, मतलब कि जो टैरिफ लगते हैं एक दूसरे देशों में व्यापार करने में, वो खत्म करने पर काम करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हो सकता है बातचीत हो। राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करके द्विपक्षीय निपटान प्रणाली पर विकास करना, नए संपर्क मार्गों का उपयोग करना, क्योंकि रूस जो है वो कई देशों से घूमता घूमता तब आकर के इंडिया में पहुंचता है अपना शिप लेकर के, तो काफी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग जाता है। ये लोग बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट से होकर के, मतलब आगे इसके विकल्प पर भी तलाश कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट से होकर के आ जाएं। ठीक है, मैप अगर दिमाग में होगा तभी ये समझ में आ रही होगी बात। इधर से ये कोरिया वगैरह घूमते हुए इंडोनेशिया होते हुए तब ये इधर से आते थे व्यापार करने के लिए भारत में जहाज लेकर के रूस वाले। और अगर बीच वाला ये हो जाएगा काम कि मिडिल ईस्ट से होकर के आ सकेंगे तब आसान हो जाएगा रूट। अगला, हाल ही में किसके द्वारा महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए शहर क्रेडिट शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो दोस्तों महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए अभी हाल ही में महिला उद्यमिता मंच और ट्रांस यूनियन सिविल इन दोनों ने मिलकर शहर क्रेडिट शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। शहर क्रेडिट शिक्षा कार्यक्रम देखिए WEP के द्वारा शुरू किया गया है, मतलब कि महिला उद्यमिता मंच। ये वो प्लेटफॉर्म है जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है और नीति आयोग के द्वारा स्थापित किया गया है। नीति आयोग के अंडर काम करता है, तो इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये शहर क्रेडिट शिक्षा कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। ये भारत में महिला उद्यमियों को फाइनेंशियली हेल्प करेगा, फाइनेंशियली अवेयर करेगा और इनको कॉमर्शियल स्किल भी प्रोवाइड कराएगा। महिला उद्यमिता मंच की बात करें तो नीति आयोग में स्थापित हुआ है और ये PPP मॉडल पर है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है। क्लियर? बाकी नीति आयोग के बारे में तो आप जानते ही हो कि 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। BVR सुब्रमण्यम इसके वर्तमान में है CEO और उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। अध्यक्ष इसके बाय डिफॉल्ट होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। आप लोग के लिए सामान्य विज्ञान की ई बुक लाई गई है, रेलवे स्पेशल। रेलवे एग्जाम के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो RPF हो, लोको पायलट हो, टेक्नीशियन हो, JEE हो, ग्रुप D हो, सब में ये काम आने वाला है और SSC के एग्जाम के लिए भी यूजफुल है। तो ऐसा मत समझना SSC वाले की हमारे में काम नहीं आएगा, आपके में भी काम आएगा ये और रेलवे वाले में भी काम आएगा। रेलवे में इसलिए फोर्सफुली कह रहा हूँ क्योंकि रेलवे में 40 क्वेश्चन कर दिया गया है वेटेज साइंस का। ऐसे में भाई अगर रेलवे का अगर आपको एग्जाम निकालना है तो साइंस तो पढ़ना पड़ेगा, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपके लिए ये ई बुक लाई गई है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। जो लोग हाफ ईयरली ई बुक लेना चाहते हैं वो यहाँ पर मैसेज करके हाफ ईयरली ई बुक भी ले सकते हैं। अर्धवार्ष की आ गया है जनवरी से जून का 2100 प्लस अध्यायवार प्रश्नों के साथ, इसको भी आप ले सकते हो सेम नंबर पर व्हाट्सएप करके। बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे मैंने आपसे पूछा था पिंक लेक के नाम से जाने वाली जो लोनार झील है इसका रंग पिंक क्यों हो जाता है? शैवाल के कारण होता है। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है जनरेटिव AI इनोवेशन इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है। आज की ही वीडियो मैंने टॉप पर आप वन लाइनर में आपको ये बताया। सोलर पैनल संबंधित घर घर सोलर पहल की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुई है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आप बताइए कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर तो मिलेगी ही, साथ ही साथ PDF आप और क्विज के साथ MZT ऐप पर भी प्राप्त कर सकते हो। तो MZT ऐप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप MZT लिख करके सर्च कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जबरदस्त फीचर इसमें है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।